नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और उन विवादों के नेपथ्य में क्या कारण है, क्या उनके कार्य होने चाहिए और इस कारण और कार्य के समाधान क्या निकल कर होने चाहिए, आनी चाहिए, हम इस पर विमर्श नहीं करते। हम भावना में बंध जाते हैं और अपने विषयों को लेकर के अपनी भावनाओं को ही समर्थन देने के लिए आगे चल बैठते हैं और वो विवाद सदियों से चला आ रहा होता है। लोगों की उनमें रुचि भी देखी जाती है। एक पक्ष, दो पक्ष, तीन पक्ष, कई पक्ष उभर आते हैं, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो ज्ञान है, जो सत्य सूचना है, वह वहां से मिसिंग है। उसी दृष्टि से इन्हीं विवादों के नेपथ्य में आज मैं एक विषय आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। इससे पूर्व कि मैं उस विषय को अनफोल्ड करूं आप लोगों के सामने, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट भी इस पर अवश्य दें। मित्रों, तो आज का जो अपना विषय है वह है कहां की सीता। पिछले दिनों ऐसा देखा गया कि एक मूवी रिलीज होती है। उस मूवी की जो पृष्ठभूमि है वो वाल्मीकि रामायण, राम और सीता से मिली जुली कथा है और उस कथा में जिस प्रकार के संवाद हमारे सामने आए, उन संवादों को लेकर के न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में एक नया विमर्श प्रारंभ हो गया। उनके संवाद के फुहड़पन को लेकर के टिप्पणियां आने लगी। उनके जो चरित्र का जो चित्रांकन है और चरित्रांकन है, उन पर लोगों के मत अभिमत आने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक डायलॉग था कि सीता भारत की बेटी है। अब इसी एक संवाद ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न कर दिया और वह विवाद इस प्रकार है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू का एक मेयर बालेन शाह वह ट्वीट करता है कि यदि अविलंब इस संवाद को इस मूवी से नहीं निकाला गया या 3 दिनों के अंदर नहीं निकाला गया तो नेपाल में न केवल इस मूवी को बैन किया जाएगा बल्कि जितने भी हिंदी फिल्म है उनकी स्क्रीनिंग बंद कर दी जाएगी। यह भले ही एक ट्वीट है, लेकिन मानो उस ट्वीट ने एक माचिस की तीली का काम किया और एक आग रूप एक विवाद को जन्म दिया। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक शोध करूं और उस विषय को अनफोल्ड करने के लिए आप लोगों के सामने उस शोध के साथ उपस्थित हो। अब यदि सीता के विषय में हम चर्चा करें तो सीता कहां की थी, इससे पूर्व मैं इस विषय को बढ़ाऊं, उपसंहार दूं या मैं कोई अपना निर्णय दूं, एक जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट मैं ऑलवेज कहता हूं कि महान विभूति, महत ऐश्वर्य वाली देवी नारी जब वैश्विक अपनी उपस्थिति उत्पन्न कर लेती है, दर्ज कर देती हैं, तो फिर वह किसी देश विशेष से बंध करके ऐसी नारियां नहीं रहती। वे तो जन जन के हो जाते हैं, वे कण कण के हो जाते हैं और वे हर मन में निवास करने लगती हैं। सीता भी वही है। सीता हर व्यक्ति के हृदय में स्थित रहने वाली
व्यक्ति मात्र को उत्प्रेरित करने वाली, समस्त नारी के प्रतीक के रूप में विद्यमान रहने वाली एक ऐसी नारी है जिन्होंने विश्व को चमत्कृत किया है। लेकिन यदा कदा जब हम ऐतिहासिक पुरुषों की विवेचना करते हैं तो ऐसी विवेचना के क्रम में हम उनके इतिहास, उनके भूगोल, उनके स्वजन, उनके संबंध, उनकी वंशावली आदि को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चूंकि रामायण एक इतिहास है, ऐतिहासिक घटना है, तो इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि राम कहां के थे, रावण कहां के थे और सीता कहां की थी। बिना किसी संदेह के हम रावण को श्रीलंका का मान लेते हैं, बिना किसी संदेह के हम राम को भारत अथवा अयोध्या का मानते हैं। लेकिन सीता के विषय में ऐसा विवाद क्यों, और इस विवाद का मूल क्या है? मित्रों, लोक प्रवाद में, लोक कथा में यह सर्वत्र विदित है कि क्षमा करें, कि सीता जनकपुर की थी, और चूंकि वह जनकपुर नेपाल में है इसलिए सीता नेपाल की रहने वाली आई। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है, जनकपुर, क्या जनकपुर वह स्थान नेपाल में उस समय भी था जिस समय सीता थी, या जनकपुर वास्तव में सीता की जन्मभूमि थी? तो इनके कुछ विषयों को हम लोग लेते हैं। सीता के पिता सीरध्वज जनक, जिनका छोटा भाई कुशध्वज जनक है, और चूंकि जनक की पुत्री हैं इसलिए इनके नाम भी जनक सुता, जनक नंदिनी आदि हैं। राजा जनक मिथिला के नरेश थे, इसलिए इनको मैथिली भी कहा जाता है। विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, विदेह, नंदिनी आदि ऐसे शब्द इनके नाम गढ़े गए। इसी प्रकार चूंकि भूमि से एक पौराणिक कथा है, एक कथा है कि भूमि से सीता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको भूमिजा कहा गया। खैर, सीता, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तेरे आदर्श अनेक, लेकिन चूंकि यह राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए जहां के राजा जनक होंगे वह उस प्रदेश विशेष की होंगी। और राजा जनक मिथिला के राजा थे। यहां यह बात सविशेष ध्यान देने लायक है कि मिथिला के राजा जनक थे, और चूंकि जनक की राजधानी को लेकर के या जनक जिस स्थल विशेष के थे उससे संबद्ध रामायण में कम से कम जनकपुर की चर्चा नहीं है। यह यहां पर विमर्श का विषय है। आप यदि वाल्मीकि रामायण में जाएं तो सीता विवाह के पूर्व जब राम और दशरथ के समक्ष बालकांड के 131वें अध्याय में जब राजा जनक अपने वंश की चर्चा करते हैं, तो उस वंश की चर्चा के क्रम में राजा जनक के लिए या राजा जनक को मिथिला नरेश के रूप में वहां पर अभिव्यक्त किया गया है, उनको बताया गया है। अब देखिए, किसी स्थल विशेष का नाम यदि व्यक्ति के नाम पर हो तो निस्संदेह उस स्थल से पूर्व वह व्यक्ति रहा होगा। इस रूप में जनक के नाम पर यदि जनकपुर है नेपाल में, तो वह राजा जनक के नाम से, उनकी प्रतिष्ठा से, उनकी महिमा से, उनकी कीर्ति और उनके यश को आधार बना करके एक स्थल विशेष का नाम जनकपुर कर दिया गया। लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं निकलता कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। ऐसा उल्लेख परवर्ती है, ये या तो बाद के रामायण में या रामचरितमानस में या अन्य किसी भी भिन्न ग्रंथ में इस प्रकार का महिमा मंडन है। और एक तदर्थ जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के ही नहीं, हम भारत के लोग भी
इस चीज में आस्था प्रकट करते हुए जब नेपाल जाते हैं तो वहां पे जो जनक मंदिर है हम उनका दर्शन करते हैं। और तदनुसार हमें यह कहानी सुनाई जाती थी कि राजा दशरथ की पुत्री सीता का जन्म इसी महल में हुआ था। लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब आश्चर्य है कि जिस जनकपुर के, जिस जनक मंदिर के विषय में यह कहा जाता, उस जनक मंदिर का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ है। तो ये तो हमारी भावना है ना, ये तो हमारी आस्था है ना कि एक मंदिर विशेष में एक दिव्य पुरुष भगवान की हम मूर्ति स्थापित कर देते हैं और उनसे एक पौराणिक आख्यान चल पड़ती है कि यहीं पर सारी चीजें हुई थी, यहीं राजा रामचंद्र जी आए थे, यहीं इन्होंने धनुष तोड़ा और यहीं पर सुनैना माता, यहीं पर सीता देवी ने वरमाला डाला आदि आदि। क्योंकि इसी प्रकार राजस्थान के 12 जिले में एक जगह है सीताबाड़ी। अब वहां पर यह कथा विद्यमान है कि लोग वहां पर वनवास के दिनों में सीता ने वाल्मीकि आश्रम में अपना समय बिताया था और उसी स्थल विशेष पे लव और कुश को जन्म दिया। इसलिए एक कुंड सीता कुंड है, दूसरा कुंड लव कुंड है और तीसरा जो है कुश कुंड है। छोटे छोटे पानी के स्रोतों का नाम दे दिया और लोग उस भावना से वहां जुड़ करके उस सीताबाड़ी के प्रति उसी प्रकार का महिमा प्रकट करते हैं जिस प्रकार की आस्था हम किसी ऐसे मंदिर के प्रति करते हैं जहां पर केवल उनके लिए हम कहानी चला देते हैं, ऐतिहासिक यथार्थ नहीं होता। मैं समझता हूं कि सीता के जन्म को लेकर के कदाचित यही एक भूल है। इससे पूर्व हमने स्पष्ट रूप में कहा कि सीता के जन्म को लेकर के वाल्मीकि रामायण में जनकपुर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि यह कहानी जुड़ी कैसे वहां पर। अगर आप मिथिला के समस्त भूभाग को देखें तो तत्कालीन जो मिथिला की भौगोलिक सीमा थी उसके अंतर्गत नेपाल के भी कुछ प्रदेश आते हैं और उस प्रदेश के अंतर्गत ही जनकपुर जो है वो जनक मंदिर की चर्चा आती है। अन्य भी कई सारे प्रदेश हैं जो मिथिला की ज्योग्राफी में, मिथिला की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। हमारे लिए एक विषय हो सकता है कि राजा जनक की राजधानी कहां थी, क्योंकि जहां राजधानी होगी वहीं आसपास में राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म हुआ होगा। सीता के जन्म को लेकर के एक कथानक प्राप्त होता है और वह कथानक है कि सीता का जन्म हलकर्षण से हुआ था और तदुपरांत सीता के जन्म के क्षण भयंकर बारिश हुई और उस बारिश के लिए एक मड़ई का निर्माण किया गया, अर्थात मिट्टी के टीले का निर्माण किया गया जहां पर कि सीता को ऊपर ले जाके रखा गया। अर्थात जिस प्रदेश में यह घटना घटी वह सीता का जन्मस्थल है और तदनुसार ये सीता और मड़ई इन दोनों को जोड़ करके सीता मढ़ी, जो आधुनिक सीता मढ़ी है, इसकी चर्चा चल पड़ी। और हम लोगों ने एक पक्ष ने यह भी मान लिया कि सीता का जन्म जो है वो सीतामढ़ी में है और तदनुसार सीतामढ़ी का एक स्थल विशेष है पुनौरा धाम, जहां पर कि आज भी हम सभी लोग आस्था वाले, श्रद्धा वाले उसी स्थल विशेष को सीता का एक अन्य जन्म स्थल मानते हैं। पुनः यहां पर एक हमारे लिए शोध का अवसर प्राप्त होता है। क्या प्राचीन भारत में क्या मड़ई शब्द का प्रयोग होता था या मढ़ी शब्द का प्रयोग होता था या सीता मढ़ी यह शब्द जो है इसका इतिहास कब से है? वैशाली है, लिच्छवी है, वज्जी है आदि अंग प्रदेश है। आज से उस प्रदेश के ऐसी जगहों का तो महाजनपद काल में उल्लेख मिलता है, लेकिन उन महाजनपदों में क्या सीतामढ़ी का उल्लेख है? तो यह भी एक विवेचन का विषय होना चाहिए कि सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ या जनकपुर में हुआ। लेकिन चूंकि राजा जनक मिथिला के जनक थे, मिथिला के राजा थे, चूंकि वो मिथिला के राजा थे तो मिथिला के किसी भी भूभाग में यदि सीता का जन्म होता है तो सीता उस भूभाग की हुई, अर्थात मिथिला की हुई। इसलिए अब चूंकि वह मिथिला प्रदेश
भारत प्रदेश का अंग है, उसको और विस्तार दे तो भारतीय उपमहाद्वीप की सीता है, उसको और अधिक विस्तार दे तो अखंड भारत की जो परिकल्पना है उस अखंड भारत में जन्म लेने वाली सीता है, और तदनुसार सीता को भारत से किसी रूप में बाहर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं नेपाल के इतिहास के उस पक्ष की चर्चा करने जहां पर कि हम यह पाते हैं कि क्या वही जनकपुर, जिस जनकपुर को लेकर के हम विवाद को प्राप्त करते हैं, या वह स्थल विशेष जिस स्थल विशेष को लेकर के नेपाल के कुछ आत्ममुग्ध और भावुक लोग यह मान बैठते हैं कि सीता यहीं की थी, तो यह भी समझ लें कि सीता अगर जनकपुर की थी तो वह जनकपुर कहां का अंग है। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षण में कई सारे वायसरायों के नाम लिए जाते हैं, एक लंबी परंपरा है। उसी क्रम में एक हुए लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने एक विशेष संधि की जो भारतीय इतिहास में अत्यंत प्रमुख है, खास करके नेपाल और भारत के संबंध को लेकर के, उसको सुगौली की संधि कहते हैं। मैं यहां सुगौली शब्द की बात भी कर लूं, इसको सगौल भी कहा जाता है, सुगौल भी कहा जाता है, सगौली भी कहा जाता है और सुगौली भी कहा जाता है। इसलिए हम उस नाम में ना जाए, और उनकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वह आप पाएंगे कि भारतीय और नेपाल की सीमा के पास यह स्थल विशेष है। आधुनिक भारतीय और नेपाल की सीमा की बात कर रहा हूं, वहां से रक्सौल की थोड़ी दूरी है और वहीं से जो वीरगंज है वो क्रॉस करके नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो उस जगह ये संधि हुई थी। ये संधि आपको 1815 में, दिसंबर 2 1815 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, और मार्च 1816 में इस संधि का अनुमोदन हुआ था। अर्थात तदनुसार उस संधि के बाद इस नियम को पालन में लाया जाने लगा, और तदनुसार जो नेपाल के कुछ प्रदेश थे, उस भारत के जो कुछ प्रदेश थे, वह प्रदेश नेपाल के प्रदेश में उनको समाहित मान लिया गया। और इस हिसाब से यदि हम विमर्श करें तो जो आधुनिक जनकपुर है वो 1815 से पहले भारत का हिस्सा था। तो अब अगर आप हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की चर्चा करें तो हम उनको भारतीय इतिहास में आवश्यक रूप से समझते हैं, और आज भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को हम भारत की संस्कृति मानते हैं, भले ही वह पाकिस्तान में चला गया। इसी तरह अगर हम राज्यों का बंटवारा देखते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बना हो, बिहार को काट करके झारखंड बना हो, और उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना हो, तो ये ऐसा नहीं होगा कि जिस ईस्वी में इन तीनों का विभाजन हुआ उससे पूर्व का जो वो संयुक्त राज्य है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हम आज भी कहते हैं कि भाई हम लोग वहां के हैं, पहले तो यूपी में थे लेकिन अब उत्तराखंड में आ गए, या पहले तो बिहार में थे अब झारखंड में आ गए। तो ये इस ढंग से हमें उस प्राचीन इतिहास की दृष्टि से हमें देखना है। हां, इसमें संदेह ये नहीं कि भावना यदि है, और बालेन शाह ने ट्वीट करके इस प्रकार कहा तो ये उनकी भावना को भाई सम्मान है, लेकिन जो विरोध है वो विरोध ये केवल राजनीतिक विरोध है, ये केवल अपनी सत्ता की धार को और तेज बनाने का विरोध है, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। हमें एक स्वर से यह स्वीकार करना चाहिए कि सीता भारत की बेटी, सीता मिथिला की बेटी थी, और यही कारण है सीता के सर्वाधिक प्रसिद्ध नामों में से जो एक नाम है वह मैथिली है, और उसी मैथिली नाम के आधार पर उस प्रदेश विशेष में जो बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा को हम मैथिली भाषा कह के अपने व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सीता कहाँ की थी या कहाँ की सीता, इस विषय के विमर्श के लिए हम उन स्रोतों तक जाएं जिन स्रोतों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है,
और यदि वाल्मीकि रामायण को वह हम स्रोत माने तो वाल्मीकि रामायण किसी भी रूप में नेपाल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता कि सीता नेपाल की थी। राम का विवाह मिथिला में हुआ है, राम का विवाह जनकपुर में नहीं हुआ है, राम का विवाह मिथिला में हुआ। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर के बालकांड को पढ़ें तो वे मिथिला प्रवेश करते हैं, वो मिथिला नरेश से मिलते हैं, मैथिली से उनका विवाह होता है, ना कि वो नेपाल प्रवेश करते हैं, ना कि वो किसी नेपाल की किसी दिव्य जो स्त्री सीता है उनसे उनका विवाह होता है। रामायण बार बार मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता की चर्चा करता है, जनक नंदिनी की चर्चा करता है, भूमिजा की चर्चा करता है, वैदेही की चर्चा करता है, जनक सुता की चर्चा करता है और मैथिली का उल्लेख करता है। इसलिए सीता मिथिला की है। चूंकि मिथिला भारत का अंगभूत है, भारत का अंगभूत रहा है और भारत का ही अंगभूत रहेगा, इसलिए सीता भारत की है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद इस पर उचित नहीं, और यदि विवाद है तो उनके उस विवाद की समस्या के समाधान, उस विवाद से निकलने वाले प्रश्नों के उत्तर रूप में मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको भी विवाद करने आए और वो आए, मैं हूं ना उसके समाधान के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सदा की तरह प्रतीक्षा करें एक और नए विषय के साथ, जिस विषय को बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने मैं अनफोल्ड करने के लिए आऊंगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आप लाइक करें मेरे वीडियो को।